ओके जी बच्चों, अभी अभी पेपर कंपनी लॉ का खत्म हुआ है और ये आ गया मेरे पास पेपर। देख लीजिए, एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे पेपर भेजा है। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग फटाफट इस पे अपना रिव्यू दे देते हैं कैसा पेपर हुआ है। बच्चों का रिएक्शन बहुत अच्छा गया है, बोल रहे थे कि काफ़ी सीधा क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं, सच में इंस्टीट्यूट पैटर्न भी रहता है तो दिसंबर का पेपर देखने में सीधा आता है। पेपर चेकिंग थोड़ी स्ट्रांग होती है या स्टैंडर्ड होती है। तो लेट्स अज्यूम, आइए देख लेते हैं फटाफट कैसा आपका पेपर है और इस पर मैं आपका रिव्यू आपको कमेंट देता हूँ। पहला कंपलसरी क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है भाई कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जी हाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि क्या वो डिवेंचर्स ले सकती है कितने भी लोग उस पर्सन से, और यहाँ पे डिपॉजिट ले सकती है पब्लिक से। तो पब्लिक से डिपॉजिट तो नहीं ले सकती, ये आपको पता है। अब जहाँ तक डिवेंचर्स की बात है तो डिवेंचर आप जानते हैं प्राइवेट कंपनी के लिस्टेड भी होते हैं, राइट। तो ये अलाउड है। तो लिस्टेड जब होते हैं तो आप जानते हैं लिस्टेड होने के बाद तो आप कितने लोगों में भी से भी आप पैसा ले सकते हो, वो भी उनमें ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला में हाँ ले सकते हैं और डिपॉजिट नहीं ले सकते। तो ये सीधा क्वेश्चन है, बढ़िया है। उसके बाद देखो, लिमिटेड लाइबिलिटी एक प्रिविलेज होती है कोई भी कंपनी की। तो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको पता है इज नथिंग बट अ फीचर ऑफ द कंपनी, जहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई लिमिटेड लाइबिलिटी जो होती है, कोई भी कंपनी आदमी क्यों स्टार्ट करता है, कोई भी व्हाई यू स्टार्ट अ बिजनेस एज अ कंपनी, बिकॉज यू वांट टू गेट द एडवांटेज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर्स अनपेड, तो पूरा पैसा दे दिया, लाइबिलिटी खत्म हो गई। तो ये बढ़िया, इस पे केस लॉ भी डाला जा सकता है, सीधा क्वेश्चन है ये। इसके बाद आती है बेटा कि नफरा के बारे में पूछा गया है कि नफरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाई जाती है उस पर अपना सुझाव रिकमेंडेशंस वगैरह देता है। एकदम सीधा क्वेश्चन है, सेक्शन 132 आप बता सकते हो, आराम से बता सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कोई भी स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट बनाती है और उसके नफरा उसमें अपना पूरा पंचायती करती है, तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। उसके साइनिंग अ बोर्ड्स रिपोर्ट कौन करेगा, यहाँ लिखा हुआ है कि भाई कौन करेगा, यहाँ बोला कोई भी एक डायरेक्टर कर सकता है क्या, तो यहाँ पे पूरी बात आप बता सकते हो। और लिखा है 60 डेज ऑफ एजीएम, तो डे टाइम लिमिट भी बताना है आपको। अब नॉर्मली आपको पता है बोर्ड रिपोर्ट जो होता है वो नोटिस के साथ जाता है और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ फाइन भी करते हैं, तो 30 डेज के अंदर फाइल किया जाता है, 60 डेज नहीं, एजीएम से 30 डेज के अंदर। और दूसरा भाई कि कौन साइन करता है, तो नॉर्मली चेयरमैन ही साइन करते हैं, और अगर चेयरमैन ने नहीं साइन कर रहे तो 2 डायरेक्टर, उनमें से एमडी, अगर एमडी है तो ओपीसी के केस में अगर एक ही डायरेक्टर एक ही साइन करेगा, 2 डायरेक्टर। तो ये बहुत आसान है, सिंपल, अच्छा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, बहुत सही है। उसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट, देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सारे क्वेश्चन बता दूंगा, आपने ऑब्वियसली कुछ ऑल्टरनेटिव चूज किए होंगे, इसमें ऑल्टरनेटिव भी है। तो यहाँ लिखा एक क्वेश्चन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक कंपनी की है जो लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने अपना मीटिंग होल्ड किया था 1 अप्रैल 21 को, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया बोनस शेयर्स देने के लिए जो 1:1 रेशियो में दिया जाएगा। बाद में देखो वही कंपनी 1 मई को वापस से मीटिंग करती है, बोलती है कि वो अपना डिसीजन को रिवर्स करना चाहती है। तो याद रखिएगा, बोनस शेयर और डिविडेंड के केस में एक बार अगर आपने फैसला कर दिया तो दोबारा आप रिवर्स नहीं कर सकते। प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी वंस अनाउंस इट बिकम अ डेट, आपको देना ही पड़ेगा, फिर आप रिवर्स नहीं कर सकते, रिवोक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक बार अनाउंसमेंट हो गई तो रिवोक तो नहीं हो सकता, बढ़िया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई एक कंपनी की ऑफिस बिल्डिंग है जिसका लोकेशन लंदन में है, ठीक है साहब, लंदन में लोकेशन है, और कंपनी 15 करोड़ का लोन लेना चाहती है एक बैंक से और उसको उस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करना चाहती है, ठीक है, बढ़िया, मॉर्टगेज करो, क्या प्रॉब्लम है, मॉर्टगेज करा जा सकता है। ईमूल प्रॉपर्टी है, मॉर्टगेज होगा, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टोपा अप्लाई कर जाएगा, टोपा के तहत मॉर्टगेज होता है। और यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या मॉर्टगेज कर सकते हैं, ऑफकोर्स मॉर्टगेज कर सकते हैं, ठीक है, मॉर्टगेज किया जा सकता है, हाँ सही, मॉर्टगेज किया जा सकता है और चार्जेस भी क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ क्वेश्चन ये कि क्योंकि प्रॉपर्टी लंदन में सिचुएटेड है ना, तो क्या उसको चार्ज कर सकते हो, लिस्ट दिया भैया, मूवल ईमूल प्रॉपर्टी किस किस पे, अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, पूरा लिस्ट है किस किस एसेट्स पे चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी चाहे लंदन में क्यों ना सिचुएटेड हो, इंडिया में, इंडिया के बाहर भी हो, तो उस पर चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि एक बंदा एक्स है जो अप्लाई करता है कंपनी में करीब करीब शेयर्स 400 शेयर्स के लिए, पब्लिक कंपनी है, और 2.5 रुपया पे भी करता है, यानी फुल्ली पेड नहीं है, पार्टली पेड है, 10 रुपया उसका प्राइस है, अलॉटमेंट भी हो जाती है उसको, सब्सिक्वेंटली 400 शेयर्स वे अलॉटेड टू हिम, जबकि विदाउट हिज रिक्वेस्ट, उसने रिक्वेस्ट भी नहीं किया था, कंपनी अलॉट कर देती है, बड़ी बात है, और उसका नाम भी आरओ में लिख दिया जाता है, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन एक्स न्यू दैट इट बट अब उसको पता भी था बात, लेकिन उसने कोई स्टेप नहीं किया रेटिफिकेशन के लिए।
एज द रेस्ट ऑफ मेंबर उसका नाम एंटर किया गया, और उसी के बाद हाथों हाथ कंपनी कहाँ चली गई, राइट, लिक्विडेशन में। अब पूछा गया क्या उसे कॉन्ट्रीब्यूटरी ट्रीट करेंगे, तो बच्चों आपको तो कॉन्ट्रीब्यूटरी वाइंडिंग अप के केस में लिया जाता है। वो सारे लोग जिनका नाम कंपनी के आरओ में होता है ना 12 मंथ्स प्रायर टू द अप टू 12 मंथ्स प्रायर टू द वाइंडिंग अप डेट, तो उस सबको कॉन्ट्रीब्यूटरी लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इनका नाम आरओ में है, राइट है, तो इनको भी कॉन्ट्रीब्यूटरी माना जाएगा, तो इनको लायबिलिटी भी होगी, और अगर सरप्लस बचा तो दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी का डेफिनेशन बताओगे, कौन होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी, जिस आप वाइंडिंग अप के समय जिसका नाम आरओ में होगा, या वाइंडिंग अप से 12 महीने पहले तक जिनका नाम आरओ में होगा, वो सब लिस्ट ए लिस्ट बी वाली बातें आप कॉन्ट्रीब्यूटरी की बता सकते हैं यहाँ पे। वेरी गुड। उसके बाद में चलता हूँ यहाँ पे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बैलेंस शीट दिया, जैसे एक डेटा दिया हुआ है, कोई कंपनी XYZ लिमिटेड, और क्वेश्चन रिलेट करता है, अच्छा ओके देखो, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है शेयर बेचना और लेना, कंपनी लिमिटेड है, और कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, नीचे क्वेश्चन पूछता है, देख लेते हैं क्या पूछता है। ओके 186 में इन्वेस्टमेंट कंपनी का डेफिनेशन पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। अभी आपको पता है इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है, वो जो कंपनियां जिनका प्रिंसिपल बिजनेस यही होता है, बट क्राइटेरिया दिया हुआ, कब बोलोगे इन्वेस्टमेंट कंपनी आपको कहा जाएगा, जब इनका जो कमाई होता है ना इनकम, वो इनकम कम से कम इनके टोटल एसेट्स क्या 50% या उससे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देखो इनका एसेट करीब 200 करोड़ का है, और यहाँ पे देखिए इनका इनकम आ रहा है 30 करोड़, तो ऑब्वियसली ये 50 करोड़ नहीं है, 50% ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे इनको इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं मानेंगे, तो इनको एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगा, जो नॉर्मली 186 में एज ए इन्वेस्टमेंट कंपनी आपको एग्जेम्पशन मिलता है, वो लेयर वाला कैटेगरी से। इसके बाद तुम पढ़ सकते हो बच्चों एक और क्वेश्चन नेक्स्ट की, XYZ लिमिटेड जो है वो कैरी कर एक प्रोजेक्ट बना रही है CSR एक्टिविटी का, और CSR एक्टिविटी में उनके एम्प्लॉयज़ को वो पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, दे आर वर्किंग, और कंपनी इस चीज़ को मोनेटाइज करना चाहती है, अकाउंट्स में लेना चाहती है। तो यहाँ पे वो CSR एक्सपेंडिचर वाली बात आ गई, वो 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट वाली बात आप लिख सकते हो। यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट की बात नहीं हो रही है, मोनेटाइज करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना हो कि CSR का खर्चा तो होगा ही, ये लिमिट तक अगर हो रही है तो कोई टेंशन नहीं है, इसके ऊपर जाएंगे तो फिर वो बेनिफिट टू द एम्प्लॉय हो जाएगा, और बेनिफिट टू द एम्प्लॉय होगा तो CSR एक्टिविटी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप, एक ऑल्टरनेटिव भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। एक मिस्टर संतोष कुमार है जो लिस्टेड कंपनी के एम्प्लॉय हैं, उन्होंने कुछ शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के, और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज को लॉन्च भी किया है ट्रांसफ़र के लिए। यस, स्टॉक एक्सचेंज खरीदे हैं लेकिन ट्रांसफ़र के लिए लॉन्च किया है। कंपनी रिफ्यूज टू एग्जीक्यूट द ट्रांसफ़र ऑन द स्टिपुलेशन दैट कि संतोष कुमार कंपनी के एम्प्लॉय। अच्छा, ये तो ICICI का मॉडल का ही केस लॉ है बच्चों। यहाँ पे ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन के केस में आप जाओगे ना तो आपको केस लॉ दिख जाएगा कि क्या कोई एम्प्लॉय जो है वो कंपनी में शेयर ले सकता है, तो ले सकता है। क्या कंपनी इस ग्राउंड पे रिफ्यूज़ल कर सकती है? पहली बात तो भैया लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो रिफ्यूज़ल हो ही नहीं सकता। आप ये बात को बोल के रिफ्यूज़ थोड़ी कर सकते कि जस्ट बिकॉज वो एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय है तो नेशंस क्रिएट करेगा, अलाउड नहीं है ये, ठीक है। तो कंपनी इस कंटेंशन क्या होगा, टेनेबल नहीं होगा। और रेमेडी भी है, वो NCLT में जाके ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। हाथों हाथ आपको पता है अगर ट्रांसफ़र डिनाई किया जाए या नहीं किया जाए कंपनी द्वारा, तो हाथों हाथ NCLT में अप्रोच कर सकते हैं, एंड रेमेडी भी जल्दी जल्दी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट बच्चों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर XYZ लिमिटेड इज considering the proposal for taking the investments of ABC Limited and the company has 5 directors। अच्छा, बोर्ड मीटिंग का जैसा क्वेश्चन दिख रहा है, कंपनी के 5 डायरेक्टर्स है, कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, यानी 186 भी यहाँ पे पढ़ना होगा मीटिंग, और 4 डायरेक्टर जो प्रेजेंट है उसमें देर उसके बाद है वो क्या लिखा है, 3 ऑफ देम गिवन द कंसेंट फॉर द प्रपोजल, और एक ने वोट नहीं किया, तो टोटल 5 है। बट 5 का मतलब नहीं है, 4 ही प्रेजेंट है, क्योंकि आप प्रेजेंट एंड वोटिंग देखते हो, 4 में से 3 नहीं वोट किया, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग असल में 3 हुए, और 3 के 3 लोगों ने हाँ बोल दिया। और कोरम भी देखा जाए तो 5 का कोरम अगर देखा जाए टोटल डायरेक्टर्स का भी देखे तो भी वो 2 होता है, तो कोरम भी प्रेजेंट है और सारे लोगों ने हाँ बोला है, तो UBR भी हो गया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और 186 के लिए UBR लगता है, तो यस अप्रूवल इज गिवन। इसके बाद में आऊँ, वैलिडिटी बताना पड़ेगा इन सारे मैटर्स में, कुछ तो कॉन्टेक्स्ट आओ देखते हैं।
XYZ लिमिटेड वांट्स टू डिक्लेयर ए डिविडेंड आउट ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विदाउट एडजस्टिंग द प्रीवियस ईयर्स कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन नहीं कर सकते भैया। आपको पता है स्टेप्स, पहले इन सबको सेटअप करने के बाद हम क्या करते हैं, डिविडेंड देते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या बोल रहा है, इंटरिम डिविडेंड देना चाहता है लेकिन आफ्टर फाइनेंशियल ईयर एंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजीएम तक आप दे सकते हैं, साल में कभी भी, और एजीएम के पहले तक आप दे सकते हैं, क्योंकि एजीएम में देने का कोई लॉजिक नहीं है, एजीएम में तो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर ही सकते हैं, और इंटरिम का मतलब ही होता है कि दो फाइनल डिविडेंड एजीएम में हो रहा है तो नेक्स्ट फाइनल डिविडेंड नेक्स्ट एजीएम में आएगा, तो इन बिटवीन अगर आप डिविडेंड दोगे तो ही इंटरिम होगा, तो किया जा सकता है, इवन दैट इज आफ्टर फाइनेंशियल ईयर एंड, एब्सोल्युटली फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, चलो अब आगे चलता हूं मैं, यहाँ देखिए फटाफट एक और क्वेश्चन नेक्स्ट। एबीसी लिमिटेड जो है वो एक अनलिस्टेड, ओके, सेटिस्फाई करती है एनी कंडीशन स्पेसिफाई, अच्छा 137 है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करने रिलेटेड मैटर्स है, करेंट फाइनेंशियल ईयर में उसने फाइल अभी तक नहीं किया है ये, अच्छा एक्सबीआरएल में ऑलरेडी उसने पिछले साल फाइल किया था, अब पूछ रहे क्या इस साल भी उसको एक्सबीआरएल में फाइल करना पड़ेगा, तो यहाँ पहले बता दोगे कि कौन कौन से कंपनी को एक्सबीआरएल लगता है, लिस्टेड कंपनी, यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ और टर्नओवर वाली बात 100 करोड़ वाली बात, तो वो सारी बात बताने के बाद एक और कंडीशंस में लिखा था कि अगर आपने पिछले साल एक्सबीआरएल फाइल किया है ना, तो नेक्स्ट ईयर से आपको बाय डिफॉल्ट एक्सबीआरएल में करना पड़ेगा, आप अपने मर्जी से नहीं कर सकते। पहली बार अगर आपको लगा नहीं लगा, अगर आपने एक्सबीआरएल कर लिया तो बाद में वही टेक्सोनॉमी फॉलो किया जाएगा, परफेक्ट। तो आपको हमेशा पता है एप्लीकेबिलिटी बता दो, और उसके बाद क्या बता दोगे आप बता दोगे भैया कि अब नेक्स्ट ईयर भी आपको एक्सबीआरएल में ही फाइल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल जो है वो एप्लीकेशन कर रही है एक कंपनी के लिए ट्राइब्यूनल एनसीएलटी को फॉर 270 कंपल्सरी वाइंडिंग अप करवाना चाहती है, रिगार्डिंग क्या बच्चों, यहाँ देखो, इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए ग्राउंड पे, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एप्लीकेशन कर रही है, ओके। तो यहाँ पूछ रहा क्या स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है क्या, एप्लीकेशन कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कौन कौन पिटिशन कर सकता है, तो कंपनी खुद एसआर पास कर सकती है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, तो पूरा लिस्ट दिया हुआ है, वो लिख दीजिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है कंपल्सरी वाइंडिंग अप में। और जहाँ तक इस केस का बात है, स्टेट गवर्नमेंट आर एलिजिबल टू मेक एप्लीकेशन फॉर कंपनीज कंपल्सरी वाइंडिंग अप टू अ ट्राइब्यूनल ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटीग्रिटी ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। मेंशन द रिक्वायरमेंट रिलेशन टू द मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स बुक, अरे वाह, एज प्रिस्क्राइब अंडर एसएस, तो एसएसबी जो है हमारा सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड, चाहे बीएम हो या जीएम हो, उनके मिनट्स के बारे में सारी बातें लिख सकते हो, वही कि कब तक साइन होता है, कैसे प्रिजर्व करते हैं, बैकअप कॉपी कैसे लगते हैं, कौन इंस्पेक्शन कर सकता है, किस तरीके से सेफगार्ड किया जा सकता है, क्या क्या नहीं कर सकते या छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है, सर्कुलेशन कैसे करना है, सारे पॉइंट्स आप बीएम जीएम दोनों का लिख सकते हो। हाईलाइट द एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन यूएस अंडर सार्बेन-सॉक्सली एक्ट, बच्चों ये एनरॉन के बाद जो बनाई गई थी कानून, यही है जिसके बाद ऑडिट कमेटी, ऑडिटर्स के रोल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क और उनके ऊपर बहुत सारे सिकंजे कसे गए थे, तो इसका खासा असर इंडिया में है। तो ऑडिट कमेटी कह लो, विजिल मैकेनिज्म कह लो, ये सब कहीं ना कहीं वहीं से उड़ा के लिया गया है। तो ये चीज़ देख सकते हैं कि सार्बेन-सॉक्सली एक्ट या यूएस का एक बहुत ही रिफॉर्मिस्ट अमेंडमेंट था उनके कंपनी लेजिस्लेशन में, और खासकर लिस्टेड कंपनी के लिए। यहाँ पे ऑडिटर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक्स एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो शेयर्स होल्ड करें एबीसी लिमिटेड में खुद, और नॉमिनल वैल्यू उसका 50,000 है, और वो क्या ऑडिटर बन सकते हैं, तो आंसर इज यस, क्योंकि बच्चों 1 लाख तक तो लिया जा सकता है, हाँ, तो प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट है 1 लाख तक शेयर ले सकते हो, उसके ज़्यादा ले लिए तो आपको 60 दिन में डिस्पोज करना है, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन। फिर प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट है और वो उनका कोई बिजनेस रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे देखो अदर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ही प्रोवाइड सर्विसेज टू द फ्रीक्वेंटली ऑन द शेयर प्राइस सेम प्राइजेस वेदर लिमिटेड द पॉइंट। देखो बच्चों सीधी बात बताओ मैं, चाहे तुम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी सर्विसेज दो कोई कंपनी में, तुम उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते, इट्स अ डिस्क्वालिफिकेशन, चाहे तुम भले आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल करो या कुछ भी करो। यहाँ देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो कंपनी में ही जनरल मैनेजर का काम कर रहे हैं, तो भी नहीं बन सकते, इट्स अ डिस्क्वालिफिकेशन, इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है
कुछ फिगर्स दिया हुआ है और आपको देखो बैलेंस शीट एक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्दर वंस टू बोरो, अच्छा बोरो करना चाहते हैं 50 लाख रुपया लॉन्ग टर्म विदाउट ऑब्टेनिंग शेयर, अच्छा सेक्शन 180 लग जाएगा। अब वहाँ याद करो नॉर्मली लिमिट क्या होती थी, PUSC प्लस FR प्लस SP तक तो BR एट BM था, इसके ऊपर जाओगे तो BR प्लस SR लग जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले लिमिट 100 PUSC है, ले लेंगे इसको जोड़ लेते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस भी जोड़ लेते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी जोड़ लेते हैं, इसको नहीं लेंगे, टोटल अपना 175 हो गया। ऑलरेडी लॉन्ग टर्म जो ले चुके हैं उसको माइनस कर देते हैं, 125 माइनस कर दो आप, बचा 50, ये तो लेना नहीं है, ये तो लेना नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, तो बचा कितना अपना 50 और चाहते भी कितना हम 50, तो आराम से कर सकते हैं, BR से ही कर सकते हैं, हमें SR की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो हमें SR की ज़रूरत पड़ेगी। ओके चलिए गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। एक्स प्रपोज मतलब काफ़ी सीधा सीधा क्वेश्चन ही है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। बच्चों ने सही बोला, रिस्पॉन्स भी अच्छा है सबका। चलिए आई होप आप लोग का पेपर भी अच्छा गया होगा। मैं बस आपको गाइड कर देता हूँ इस तरीके से, आपको मदद हो जाएगी थोड़ी, बट मैं फिर बोल रहा हूँ आज इस पे दिमाग नहीं लगाना है, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, आपको बहुत समय मिलेगा, फिर बैठ के आप अपना एनालिसिस कर लीजिएगा, कल के पेपर पे फोकस करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। X proposed his candidature as a director of X Limited along with the deposit of 1 लाख रुपया later on। अच्छा डायरेक्टर बनने के लिए 1 लाख रुपये का डिपॉजिट देना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे डिपॉजिट दिया भाई साहब ने और इनको, अच्छा ये सेलेक्ट नहीं हुए लेकिन इनको 39% की वोट मिली है, तो कंपनी ने इनको पैसा देने से मना कर दिया है। ऐसा कर सकते हैं कंपनी, नहीं कर सकते। आपको याद होगा 25% अगर किसी को वोट मिल जाता है तो उसके पैसे उसको वापस करने पड़ते हैं, और भी कुछ केस में तो आपको डिपॉजिट देना भी नहीं पड़ता, वो भी लिख सकते हो, जैसे NRC का रिकमेंडेशन हो या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बुलाया आपने, गुड, या तो आप सेलेक्ट हो गए, तो कंपनी का इंटेंशन गलत है। X has been appointed as the managing director of the company and company does not have the other whole time director, यानी एक लौते MP हैं ये, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बोला गया। रेम्यूनरेशन देना चाहते हैं, रेम्यूनरेशन अमाउंटिंग टू 5% नेट प्रॉफिट, अगर कंपनी का प्रॉफिट है तो एक इंडिविजुअल MP को 5% तक दिया जा सकता है, यस 197 साफ साफ लिखा हुआ है। और दूसरा बोल रहा है कि 1 लाख रुपया तक का उनको देना चाहते हैं हम लोग, एक्चुरियल फीस देना चाहते हैं, जबकि वो कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे इवन दो ही डज नॉट, ओके कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन एक्चुरियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो नहीं दे सकते। एक्चुअली नॉर्मली प्रोफेशनल काम होता है, बट फिर भी अगर नहीं है तो नहीं दे सकते। हाँ बट अगर यहाँ पे NRC ने बोला होता तो दे देते, ठीक है। यहाँ पे सिटिंग फीस देना चाहते हो 50,000, आप जानते हो 1 लाख रुपए तक का BM CM का सिटिंग फीस चलता है, तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। कंपनी हैज़ डिफॉल्टेड, हो अगर कंपनी ने डिफॉल्ट वगैरह करके रखे हैं तो भैया आप नहीं दे सकते ऊपर वाले रेम्यूनरेशन। हाँ इसका रेमेडी भी बताना है आपको, तो रेमेडी क्या है बेटा कि अगर इनका प्रायर अप्रूवल ले लिया जाए तो चलता है, तो चलता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, सारे क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के दिया हुआ, तो मार्क्स मिल जाएंगे आपको, टेंशन वाली बात नहीं होगी। उसके बाद देखो आर एक न्यूली क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हैं, वो आपसे एडवाइस आपसे मांगा जा रहा है, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, सीधा सीधा लिख दो आप, इस पे पूरा बता दो कि सूटेबली एज टू परचेज ऑफ प्रोसीजर फॉलोड, तो BRC का पूरा रेजोल्यूशन सर्कुलेशन का पूरा प्रोसीजर दे दीजिए, कैसे सर्कुलेट करते हैं, ड्राफ्ट कॉपी एंड ऑल, और उसके बाद उसको कैसे हम रिकन्फर्म करते हैं, डायरेक्टर्स का प्रेजेंट होना, और कब कब नहीं माना जाता है जब कोरम रेडी हो आने के लिए, तो ये पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। चलो मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोग को, तो आपने जो भी अटेम्प्ट किया हो आसान होगा आप लोग के लिए। इंडिकेट द स्टेप्स टू फाइल द एप्लीकेशन फॉर सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ कॉलिंग AGM, बताओ भाई क्या बात है। GNL1 याद होगा आपको, GNL1 RD को अप्लाई करना पड़ता है, प्रोसीजर पूरा बता दो एकदम, BR एट BM पास करके, और रीज़न देना पड़ता है साहब, ओके। क्या क्या रीज़न होता है, क्या क्या रीज़न नहीं, हमने डिस्कस किया था क्लास में। बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर नहीं हुए, वो रीज़न नहीं है, हाँ लेकिन कोविड का एक रीज़न हो सकता है, रीजनेबल रीज़न। फिर ऑब्वियसली वो एक्सटेंशन कितने समय तक का मिलेगा, कब से एक्सटेंशन लेना है, एट्सेट्रा।
फर्स्ट एजीएम में एक्सटेंशन नहीं मिलता, ये आपको ध्यान रखना है। इट हैज़ बीन, अच्छा चलिए, एक अपॉइंट किया गया कंपनी सेक्रेटरी को, और कंपनी सेक्रेटरी सर्कुलर रेजोल्यूशन से, ओके। इन एडिशन ही हैज़ ऑल्सो बीन advised to act as a group company secretary and head of the parent company, examine with reference to the provision of Companies Act। तो बच्चों BR at BM लगता है CS को अपॉइंट करने के लिए सॉरी बच्चों जी, तो BR at BM लगता है बेटा कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करने के लिए, चाहे वो BM at फिजिकल हो या BR at BM हो, BM में बुलाओ या BRC से बुलाओ चलेगा, बट आने वाली मीटिंग में उसको रेटिफाई कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ अलाउड। मेन इंपॉर्टेंट इज रेजोल्यूशन विच इज़ बोर्ड रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है साहब। आइए, XYZ लिमिटेड वांट्स दैट टू पे सिटिंग फीस टू अ वुमन डायरेक्टर, अच्छी बात है, अच्छा, लेस देन द सिटिंग फीस पेबल टू अदर डायरेक्टर, नॉट पॉसिबल। आपको पता होगा वुमन डायरेक्टर को, देखिए या तो सबको सेम दीजिए या तो वुमन को ज़्यादा दीजिए। वुमनिया देखो मालिक होते हैं बेटा, ऐसे भी उनको ज़्यादा ही पैसा देना पड़ता है। सो वांट्स टू अपॉइंट एक्स एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर द टर्म एक्सीडिंग 5 ईयर्स। अच्छा, 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। पहली बात तो वुमन डायरेक्टर को आप कम नहीं दे सकते बाकी डायरेक्टर से। दूसरी बात बच्चों, आपका यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर को आप अपॉइंट करना चाहते हैं मोर देन 5 ईयर्स के लिए, नहीं हो सकता है, एक बार रीअपॉइंट किया जा सकता है, बट वो भी 4th ईयर यानी 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म के पहले नहीं कर सकते। तो 5 साल तो कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म हो तो उससे कम रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। और दूसरी बात, अगर आपको उनको ज़्यादा टर्म देना है तो रीअपॉइंट करना पड़ेगा, और रीअपॉइंट भी हो सकता है 1 साल पहले से ज़्यादा नहीं, मतलब लेट से 5 साल के लिए तो आप 4थे साल में उसका रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लो, एक कंपनी है, सेक्रेटरी हैं XYZ लिमिटेड के, ही इज़, उसके ओपिनियन मांगा जा रहा है, नोटिस एजेंडा and notes to agenda of the board meeting should be sent only to the alternate director। देखो आप बच्चों याद होगा, बहुत सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, आपको पता है सभी डायरेक्टर्स को भेजना पड़ता है, नॉट ओनली टू द ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर हम कब अपॉइंट करते हैं आप जानते हैं, जब ऑल्टरनेट डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया 3 महीने ज़्यादा समय के लिए जाते हैं, तो उस केस में बच्चों हमको ओरिजिनल डायरेक्टर को भी सारी चीज़ें भेजनी पड़ती हैं। SSB ये कहता है, तो वी हैव टू गिव इट टू ऑल द डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग द ओरिजिनल एज वेल एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर every document like notice, notes to agenda and agenda items। X Limited is listed company है जिसमें 565 शेयर होल्डर्स है। 31 दिसंबर 2019 को the board of directors ask you about the formation of SRC, shareholders relation committee necessary to constitute। अच्छा, कब कर सकते हैं, और अनलिस्टेड कंपनी होगा तो आंसर क्या होगा और इसके कॉम्पोजिशन क्या होगा। तो पहली बात बच्चों, लिस्टेड कंपनी और जिसमें 1000 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स या डिपॉजिट होल्डर्स होते हैं, सिक्योरिटी होल्डर पे यहाँ से बोलते हैं। अब वन लिस्टेड कंपनी है, बट ऑब्वियस है उनके पास 1000 तो हो गए ही, क्योंकि ICDR में पढ़ोगे तो मिनिमम अलॉटीज भी 1000 होते हैं। और बाकी अनलिस्टेड कंपनी में अगर 1000 ज़्यादा है तो आपको SRC करना पड़ेगा, चाहे आप अनलिस्टेड हो या ना हो। अनलिस्टेड हो तो 1000 का लिमिट कंपलसरी है, लिस्टेड में बाई डिफ़ॉल्ट तो आ ही जाता है, तो दोनों में करना पड़ेगा। और यहाँ तो यहाँ देखो कितना है, यहाँ पे अगर लिस्टेड कंपनी हो तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ देखिए लिस्टेड कंपनी है लेकिन 1000, बट ऑब्वियस है भैया कि लिस्टेड कंपनी में इतने अलॉटीज होते हैं, तो लिस्टेड कंपनी केस में लॉ बोलता है कि आपको SRC लगाना पड़ेगा, और अगर अनलिस्टेड कंपनी होते तो वहाँ पे नहीं लगाना पड़ेगा अगर आपके पास 1000 से कम है तो। और कॉम्पोजिशन में यहाँ तो साफ लिखा है कि बोर्ड डिसाइड करेगा, लेकिन जो चेयरमैन होता है ना SRC का, वो हमेशा NCD होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, NED वो होना होगा, राइट, ये देखना आपने को। नेक्स्ट आ जाओ, एक फाइनेंस एक्सपर्ट है, हैविंग उनका 30 साल का एक्सपीरियंस है साहब, और XYZ कंपनी में अपॉइंट किया गया उनको एज अ CFO विद अ सैलरी विच इज़ मोर देन दैट ऑफ अ सैलरी ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। स्टेट वेदर द लिमिट ऑन मैनेजर रेम्युनरेशन अंडर द सेक्शन 197 विल अप्लाई। देखिए कोई फाइनेंस एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जा रहा है एज अ CFO, तो CFO इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ KMP। इनको कॉन्ट्रैक्ट से अपॉइंट करते हैं और इनकी एक्सपर्ट्स की सैलरी हो सकती है बच्चों ज़्यादा, इसके लिए कोई सेक्शन 197 का एप्लीकेबल नहीं होता इनके लिए। और अगर ये डायरेक्टर होते, फाइनेंस डायरेक्टर होते,
तो लिमिट में ले आते। यहाँ पे एक्सपर्ट लिखा हुआ है CFO बन के। दूसरा कि ये देखना पड़ता है कि भाई इनका जो लिमिट है, जो पैसा आप दे रहे हो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट में अलग से। उसके बाद बच्चों XYZ लिमिटेड इशूड अ नोटिस ऑन 1 अगस्त। आपको सबको पता चल रहा है ना, जस्ट आपको ब्रीफ देना बच्चों। खैर जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनको तो ऑब्वियसली आंसर आपने लिखा होगा, आई विश आपने अच्छा ही लिखा होगा। जस्ट दैट कि आपको बूस्ट मिले, नथिंग एल्स। तो आराम से देखिए, ये अभी करंट बच्चे देख रहे हैं। ओके एक देखो कंपनी है जिन्होंने नोटिस दिया था 1 अगस्त 19 को, AGM हेल्ड करना चाहते थे वो 24 अगस्त को, ठीक है। तो करीब करीब यहाँ पे वो क्लियर डेज वाली बात चेक कर लो, 21 क्लियर डेज वाली बात, और दिख ही रहा है। और कंपनी हैज़ गिवन नोटिस थ्रू ईमेल टू ऑल द, ईमेल दिया था, ऐसे भी 21 क्लियर डेज निकल गया क्योंकि 2 दिन पोस्ट का आपको लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। उसके बाद ऑल द शेयर होल्डर्स को, अब यहाँ पे कंपनी हैज़ ओके एंड मेंबर्स एज अ रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी विल रीड द रिसिप्ट, द सेम इज रिसीव्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, चेक द वैलिडिटी। वैलिडिटी चेक कर लीजिए आप। पहली बात ईमेल से भेजा है तो 2 दिन ही देंगे, पर कैलेंडर बना दो आप 1 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक, और उसमें से डे ऑफ मीटिंग एंड बच्चों डे ऑफ डिस्पैच। अब क्योंकि ईमेल भेजो सेम डे ही होगा, और 2 दिन जो पोस्ट का है वो पहले नहीं लेते थे, बट क्योंकि ये ईमेल जा रहा है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यस वैलिड है, कोई टेंशन नहीं है। 21 क्लियर डेज दिख रहा है। उसके बाद बच्चों आ जाओ, द डायरेक्टर्स ऑफ योर कंपनी, द डायरेक्टर्स ऑफ योर कंपनी is of the opinion that every public company having more than 100 crores share capital and to provide a remote e-voting. So remote e-voting, does the Companies Act 2013 make it compulsory for those companies? Offer your comment, यहाँ बता दो किस किस कंपनी को e-voting लगता है। लिस्टेड कंपनी वाली बात, अनलिस्टेड कंपनी की लिमिट की बात, तो ये आप लिमिट सीधा सीधा लिमिट बता दीजिए किसकी, ई वोटिंग की। हो गया आपका। एक्स बीइंग अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी, प्रॉक्सी वाला क्वेश्चन आगे देखो। इस बार तो दिल खोल के इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन दिए हैं GM और BM रिलेटेड, तो एकदम मज़ेदार पेपर आया हुआ है। जनरल मीटिंग, द कंपनी सेड इन द मीटिंग, एडजर्न हो गया मीटिंग, ओरिजिनल मीटिंग एडजर्न हो गया, और एडजर्न होने के बाद वाई इज बीइंग अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी ऑफ द एडजर्न मीटिंग। तो देखिए ओरिजिनल मीटिंग में देखो प्रॉक्सी तो आप जानते हो एक के बदले दूसरा को अपॉइंट किया जा सकता है। यहाँ तो मीटिंग एडजर्न भी हो गई, तो एडजर्न मीटिंग में भी नहीं प्रॉक्सी आप डाल सकते हैं। हु विल बी द वैलिड प्रॉक्सी, तो जो लेटेस्ट प्रॉक्सी है सब्जेक्ट टू 48 आवर्स विल बी अलाउड, दैट इज द नेक्स्ट वन। एंड इन केस द जर्नल मीटिंग ऑफ XYZ लिमिटेड schedule on 22 September, एक दिया गया, द कंपनी हैज़ रिसीव 4 प्रॉक्सी मिला। मीटिंग का डेट इंपॉर्टेंट है 22 तारीख, पहला प्रॉक्सी मिला 5 तारीख, ये तो वैलिड है। दूसरा प्रॉक्सी 10 तारीख, ये भी वैलिड है। तीसरा 12 तारीख, ये भी वैलिड है। चौथा जो है वो 19 तारीख को, बट 19 तारीख को मिल गया ना। उसके बाद भी 20-21, उसके बाद 20-21-22 है, तो ये भी वैलिड है, कोई टेंशन की बात नहीं। याद रखना 48 आवर्स। और यहाँ पे बच्चों आर्टिकल्स का कुछ लिखा नहीं है, तो कोई नाटक नहीं है। X has applied for the Indian Institute of Corporate Affairs, ICA, दो बच्चों IICA है ये इंस्टीट्यूट, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टरों का एग्जाम लेती है। देखो वही क्वेश्चन है। वर्किंग एज अ डायरेक्टर ऑफ X लिमिटेड, Y लिमिटेड एंड बोथ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, हैविंग पेड अप कैपिटल भी दिया हुआ है 10 करोड़, वेरी गुड। इनके पास 7 साल का लेकिन एक्सपीरियंस है, 7 साल से काम कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई इनको प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। तो पहली बात बच्चों 10 करोड़ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस भी 10 साल का चाहिए, तो देना पड़ेगा टेस्ट। ऑलराइट, वो डेटा बैंक में नाम होता है जिनको अपॉइंट करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए ठीक है। नेक्स्ट इज कैन अ कंपनी सेक्रेटरी एडवर्टाइज हिमसेल्फ एज पर द गाइडलाइंस। हाँ दे सकता है बच्चों, इसमें वो एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस है, सिंपल है। अपना लोगो वो यूज कर सकते हैं, वेबसाइट का सारा तामझाम बता सकते हो, ऑफिस का फोटो दिखा सकते हो, कोई एडवर्टोरियल में अपना डिटेल छपा सकते हो, चार्टर्ड सेक्रेटरी में कहीं जाके सेमिनार में दे सकते हो, और ये सब। लेकिन ये नहीं, अब क्या नहीं कर सकते आपको पता है ना, कि
इंस्टीट्यूट के बारे में बुरा नहीं बोल सकते, अपने किसी दूसरे कलीग के सामने अपने आप को बड़ा नहीं दिखा सकते, ये सब अलाउड है और ये सब अलाउड नहीं है। देखो मेगा फर्म MOF मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म पे क्वेश्चन आया। देखो परफॉर्मेंस, कंट्रीब्यूशन एंड एफिशिएंसी, ये तीनों मिला के बनाई जाती है। मल्टी डिसिप्लिन मतलब ही क्या होता है कि जहाँ पे लोग अलग अलग फील्ड के, CA भी आ जाए, CS भी आ जाए, CW आ जाए, लॉयर्स भी आ जाए, अदर प्रोफेशनल भी आ जाए, तो अलग अलग लोग अपनी एफिशिएंसी लेके आएंगे, अपने कैलिबर्स लेके आएंगे और सब साथ में मिलकर काम करेंगे, तो फर्म बड़ा भी होगा और बिजनेस भी बड़ी होगी। तो वहाँ पे ये चीज़, मतलब आप बताओ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ MDF, मल्टी डिसिप्लिन फर्म, क्या बात है। तो भाई सही है, पेपर तो हो गया, एडवांटेज, ठीक है। तो मैं फिर कहूँगा कोई लोड नहीं है, आप आराम से फोकस करिए, पढ़ाई कीजिए। पेपर बच्चों मेरे हिसाब से बहुत आसान पेपर था, बहुत ही आसान। ये मतलब अगर मैं पिछले अटेम्प्ट्स की बात करूं तो इट्स ए फार 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 ईजियर पेपर देन आई हैव सीन सिंस 2-3 ईयर्स। मैं कहूँगा काफ़ी स्टैंडर्ड पेपर आता है इस बार, मतलब बहुत लेंदी भी नहीं है पेपर, ऐसा कहूँगा कि तोड़ा गया है, बट तोड़ के भी ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आई नो आप अच्छा करके आए होंगे और BM और GM से काफ़ी क्वेश्चन है, तो मज़ा आएगा आप लोग को, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम एंड डू वेल एवरीबॉडी, टेक केयर, शबा खैर, गॉड ब्लेस यू। जब गाइडलाइन आंसर इंस्टीट्यूट के आएंगे वो भी हम आपके लिए अपलोड कर देंगे, जिससे कि आप इसे और अच्छी तरीके से पूरा आंसर कैसे लिखा जाता है टैली कर पाओगे, देख पाओगे, और आने वाले बच्चों का जब एग्ज़ाम आएगा उनके लिए भी एक रेफरेंस पॉइंट हो जाएगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।